एक्सक्यूज़ मी, आप सुरभि है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर सुरभि ने पलटकर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायास ही सुरभि के मुंह से निकल पड़ा, अरे रेनू, तुम कैसी हो? हे भगवान, मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर ही रही थी कि कहीं कोई और ना हो, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं ना हम। तुम यहाँ कब आई? कुछ ही दिन हुए हैं यहाँ आए। आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, इसलिए सोचा कि कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लूँ। तो ठीक है, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तुम्हें जब भी समय मिले घर ज़रूर आना। आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। रेनू ने अपना विजिटिंग कार्ड सुरभि के हाथ में थमाते हुए कहा, और फिर सुरभि ने आने का वादा लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल गई। सुरभि बच्चे के स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर तक चली आई थी, और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही रेनू से हो गई थी। घर आने के बाद भी सुरभि के दिमाग में बस रेनू की ही बातें घूम रही थी। एक ही मोहल्ले में रहती थी। रेनू के पिता आर्मी में थे। उन्हें दूर दराज के इलाके में रहना पड़ता था, इसलिए रेनू को उसकी बुआ के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। गोरी चिट्टी खूबसूरत रेनू सेक मिजाज की स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें आसानी से किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती। हंसते हुए गालों में गड्ढे पड़ते तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण रेनू मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से अलग ही दिखती थी। रेनू कभी सलवार कमीज पहनती तो दुपट्टा गले में झूलता हुआ मानो रस्म ही पूरी करता। छोटी मिड्डी और ऊंची सैंडल पहनकर इतनी अदा से चलती कि देखने वालों के दिल हलक में आ जाते। कॉलेज जाना हो या कहीं और, इतना सज धज कर निकलती जैसे किसी फैशन शो में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मंचलों का जमावड़ा ही लग जाता। अपने ऊपर कसने वाले फिक्रों से परेशान होने की जगह रेनू इस तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में वह चालू लड़की के रूप में पहचानी जाने लगी थी। खुद को इज्जतदार कहने वाले घरों ने अपने परिवार की लड़कियों पर रेनू से मिलने जुलने बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें रेनू की संगत में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगा था। सुरभि को भी रेनू से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक होने की वजह से अक्सर दोनों की बातें हो जाती थी। एक दिन रेनू का अच्छा मूड देखकर सुरभि पूछ ही बैठी, तुम जानती हो रेनू, तुम्हें लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं? जानती हूँ यार, मुझे सब मालूम है। मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे, इसलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन मैं किसी की बात नहीं मानती। लेकिन रेनू, छोड़ सुरभि, रेनू ने उकताए हुए स्वर में कहा, लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी दिखना नहीं चाहती, और तू भी लोगों की परवाह ज़रा कम किया कर, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगेगी। फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मोहल्ले की लड़कियां के लिए अछूत बन चुकी रेनू उन तमाम लड़कों के आकर्षक का केंद्र थी जिन्हें दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा कुछ काम न था। रेनू के नए नए प्रेम के किस्से मोहल्ले की हवाओं में गूंजते रहते, जिनमें अधिकतर सच्चाई कम ही होती और मनगढ़ंत किस्से ज़्यादा। उन्हें फैलाने वाले लोग भी वही होते जिन्हें वे नज़र उठाकर देखती भी न थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से सुरभि का रेनू से मिलना जुलना बंद ही हो गया था। फिर एक दिन सुनने में आया कि रेनू किसी के साथ भाग गई। उसके बाद
फिर कभी उसकी खबर नहीं मिली। इधर सुरभि के पिताजी सुरभि के विवाह के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। काफ़ी दौड़ धूप के बाद सुरभि का विवाह मंजीत से हो गया। मंजीत की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नई नियुक्ति हुई थी और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के कुछ समय बाद सुरभि भी मंजीत के पास चली गई थी। अब वह सुरभि 2 प्यारे प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। इतने वर्षों के बाद अचानक रेणु को देखकर सुरभि के मन में उसके बारे में जानने की चाह जाग उठी थी। इतना वक्त बीतने पर भी रेणु में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वही बोलती सी आंखें, वही मादक मुस्कान, वही छरहरी काया। रेणु की सूनी मांग देखकर इतना तो वो समझ ही गई थी कि रेणु ने शादी नहीं की। अचानक ही वह अपनी तुलना रेणु से करने लगी। साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को रेणु से ज़्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति मंजीत उसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके साए में वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जहाँ एक और उसके पास मंजीत जैसे प्यार करने वाले पति थे, 2 फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे। वहीं दूसरी ओर रेणु के जीवन का खालीपन उसे साफ नजर आ रहा था। उसे रेणु के साथ हमदर्दी होने लगी थी। एक दिन शाम को माँ से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर सुरभि रेणु के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़ भाड़ से दूर समुद्र के किनारे पॉश कॉलोनी में रेणु का फ्लैट था। अपने घर सुरभि को आया हुआ देखकर रेणु प्रशंसा से खिल उठी। आओ सुरभि, मैं तो समझती थी कि तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं? तुमसे मिलने का इतना मन जो था। कैसी हो तुम? कैसी दिख रही हूँ? रेणु हल्के से मुस्कुरा उठी। एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला था। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। रेणु को मूड में देखकर सुरभि पूछ ही बैठी। एक बात पूछूं रेणु, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो। तुमने तो अपने दोस्त के लिए घर छोड़ दिया था ना? क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? सुरभि ने जैसे रेणु की दुखती नस पर हाथ रख दिया था। एक फीकी सी मुस्कान रेणु के होठों पर तैर गई। नहीं यार, वो तो बेवफा नहीं है। वह तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले बांध दी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वह तो अपनी पत्नी के साथ मज़े में रह रहा होगा और तुम यहाँ अकेली ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो। सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता सुरभि, रेणु ने मायूसी से कहा। मनु ने शादी ज़रूर कर ली है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरा है। वह अपनी बीबी के पास होकर भी उसके पास नहीं है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो रेणु? सुरभि ने थोड़े आश्चर्य से कहा। अगर वह तुमसे सच में ही प्यार करता तो सारे ज़माने को ठुकराकर तुम्हें अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी सुरभि, रेणु ने मनु का पक्ष लेते हुए कहा। मनु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखता है। यह फ्लैट भी उसी ने दिया है। महीने में एक बार मेरे पास ज़रूर आता है। बाकी दिन मैं उसके फिर से आने का इंतज़ार मैं काट देती हूँ। रेणु की आवाज़ में दीवानगी सी झलकने लगी थी। तुम कुछ भी कहो रेणु, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इश्क के चक्कर में नहीं पड़ती तो आज बेहतर ज़िंदगी बसर कर रही होती? अब जाने भी दो सुरभि, रेणु ने थकी सी आवाज़ में कहा। फिर साराना अंदाज में किसी अनाम शायर का शेर खे उठी। कांटे ही क्या करते हैं फूलों की हिफाजत, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा? फिर कुछ सोचकर बोली, सुरभि तुम देखना चाहोगी उसे? सुरभि के जवाब का इंतज़ार किए बिना ही तेज़ी से दूसरे कमरे में जाते हुए बोली,
तुम बैठो सुरभि, मैं अभी आती हूँ। कुछ पलों के बाद अचानक छन्न से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। सुरभि लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। रेनू फर्श पर अपना पाँव पकड़े बैठी थी। पास ही में एक स्टूल उल्टा हुआ पड़ा था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फ़ोटो। शायद उसने स्टूल पर चढ़कर फ़ोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह फ़ोटो समेत नीचे आ गिरी थी। रेनू, ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देख ज़रा, फ़ोटो तो ठीक है ना? सुरभि ने आगे बढ़कर धीरे से फ़ोटो को उठाया। फ़ोटो पर नज़र पड़ने के बाद तो जैसे वह पलक झपकना ही भूल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हो। रेनू कुछ कह रही थी, पर वह क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये सुरभि के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हाँ, यही है मेरी ज़िंदगी, मेरा प्यार, मेरा मनु। सुरभि ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवार एक एक करके गिरती जा रही थी। ये उसके पति मंजीत की तस्वीर थी। सुरभि को लगा जैसे ज़मीन पर पड़ा सारा का सारा कांच उसके सीने में धंस गया है। सुरभि ने एक कहर भरी नज़र रेनू पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। बाहर सूरज समुद्र में उतरने को तैयार था। उसकी लाल रोशनी सारे समुद्र को भी लाल किए हुए थी। सुरभि को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समुद्र के सीने के भी पार हो गए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।